नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी सड़ांध। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सड़ांध। अब झुटपुटा गहराने लगा था। सड़क पर आने जाने वाले कम हो गए थे। टूटी छत वाले बस स्टैंड के नीचे अब 4-6 लोग ही रह गए थे। जब वह यहाँ पहुँची थी तो काफ़ी लोग खड़े थे, जो एक एक दो दो करके आने जाने वाली बसों में लोप हो गए थे। वह अगली बस का टाइम पूछना चाहती थी, पर नहीं पूछा था। अकेली औरत देखकर एक सवाल पूछो तो अगला 4 सवाल और पूछता है। कहाँ से आई हो? कहाँ जाना है? अकेली हो? यूं शाम के अंधेरे में अकेली खड़ी औरत को आसपास के लोग संदेह से ही देखते हैं। वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाना चाहती थी, बिल्कुल सहज दिखने का प्रयास कर रही थी। भीतर घिर आए भय से चेहरा क्लांत न हो, इसलिए सहज होना चाहती थी। लेकिन उसे वहाँ खड़े लगभग 1 घंटा हो गया था। चाची ने बताया था नीचे उतरते ही बस मिल जाएगी। यूं वह रोकती रही थी। कल चली जाना दुली, इतनी जल्दी क्या है? नहीं चाची, तुमसे मिलना था, मिल ली। कल ड्यूटी पर चली जाऊंगी। इस छोटे कस्बे में उसके पढ़े लिखे होने का रौब था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह शिक्षा मंत्रालय में स्कूल निरीक्षक के पद पर थी। इस जिले के सारे स्कूल उसके अंडर ही आते थे। शायद इसलिए उससे कोई बहस नहीं करता था। उसकी बात अंतिम हो जाती थी। चाची ने उसे 2-3 बार रोका था, फिर बता दिया था बाईं तरफ के बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। ठेकरी से बेल गांव की दूरी 25-30 किलोमीटर ही होगी, पर सड़क इतनी टूटी फूटी थी कि घंटा या घंटे से थोड़ा ऊपर तो लगेगा ही। लेकिन उसे तो यहाँ खड़े भी घंटा हो चुका था। उसने बस स्टैंड के कोने में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी से हिचकते हुए पूछा था, निकल गई ना बस? आपके आने पर ही तो गई थी। 5 बजे की बस थी। बस अब 6 बजे की है, आखिरी बस है। 6 साढ़े 6 तक आ ही जाती है अगर आना हो तो। मतलब? उसका कलेजा मुंह को आ गया था। कई बार नहीं भी आती। सवारी पूरी ना हो तो, या फिर ड्राइवर शराब के ठेके पर पहले से ही जाकर बैठ जाए। वह दहल गई थी। उसने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई थी। दिन के उजाले में यह बस्ती, यहाँ की हरियाली तन मन में रोमांच भरती थी। ढाक के पेड़ों का जंगल, जंगल की वादियों में सूखे पत्ते की खसर पसर, पगडंडियों से सामने से निकल जाने वाले मोर, पेड़ों पर तरह तरह के देखे अनदेखे पक्षियों की चीटर चीं। प्रकृति इतनी उदार और मैत्रीपूर्ण। कॉलेज के दिनों में पढ़ी पंत जी की कविताएं याद आ जाती थीं। यह जगह उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए ठीक लगती थी। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा और नीला आसमान। लेकिन वह जब भी यहाँ आई थी, दफ्तर की जीप में ड्यूटी पर होती थी। थोड़ी देर, घंटा आधा घंटा गाड़ी रुकवाती और चाची के घर चली जाती। चाय नाश्ता करती। दोपहर होती तो खाना भी खा लेती और शाम होते होते लौट जाती थी। यूं भी अब घर में बचा ही कौन था। माँ बाप कब के सिधार गए थे। भाई शहर चले गए थे। जितनी सेवा कर सकती थी उनकी की। भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की। अब वे बड़े हो गए, अपने घर बार के। उसी ने जिद करके शादी नहीं की थी। बापू अकेले पड़ गए थे। घर का खर्चा नहीं चलता था। वही सबसे बड़ी थी और बापू ने लाड़ भी खूब किया था, पढ़ाया लिखाया था। उस कस्बे से बाहर लड़कियां तब कॉलेज कहाँ जाती थीं, सो उनका ऋण अदा किया था। शुरू शुरू में भाई हालचाल पूछते थे, फिर रेत में गई जलधारा सा उनका संवेदन सूख गया था। ले देकर चाची का घर ही बचा था। चाची के पास आती तो माँ बापू, अपने घर, जमीन, भाइयों बहनों की यादों के साथ सबसे जुड़ जाती। चाची खूब बातें करती थी बीते कल की, आज की कम और आने वाली कल की बिल्कुल भी नहीं।
वह चौंकी थी। वह आदमी बार बार उसके पास आता और रुक कर चला जाता। वह उसको टोह रहा था। उसकी आंखों में सवालों की चिंगारियां थीं। उसने अपने को समेटा था। अगर बस नहीं आई तो, मान लो वापस ही जाना पड़ा तो। उसके कपड़ों के भीतर पसीने की धार बहने लगी थी। जंगल के बीच से पगडंडी से लौटना या घूमकर पूरी पहाड़ी की परिक्रमा करके पीछे वाली सड़क से ऊपर चढ़ना, जो वाहनों के लिए था, और 3-4 किलोमीटर तो होगा ही। उसने आंख उठाकर सामने ढाक के जंगल को देखा था। पेड़ों पर उल्टी लटकी चमगादड़ें लकड़हारों की कुल्हाड़ी की आवाज़ों से या पेड़ों के हिलने से उचट जाती और अजीब सी किकियाहट के साथ इधर उधर उड़ने लगती थी। कभी कभार किसी के शरीर पर चिपट जाती तो उसे गर्म चिमटे से छुड़ाया जाता था। जंगल के बीच में पड़ने वाली छोटी सी तलैया में जंगली कमलनी खिली रहती, पर पानी सड़ांध मारता। कस्बे के लोग कहते थे रात में इस जंगल से लगनिया की आवाज़ें आती थीं। सुना था वह यहाँ डूब मरी थी, पर नहीं। कस्बे के ही दारोगा ने और आलुओं के आढ़ती ने शाम को अकेली पड़ गई लगनिया को रौंदा था, फिर तलैया में धकेल दिया था। 3 दिन बाद उसकी नंगी लाश पानी के ऊपर तैरने लगी थी। अब लगनिया की मौत का सच बूढ़ी काकी कैसे छिपाती? पल्लू से चेहरा ढांप कर बैठी सुबकती रही थी। पुलिस के दारोगा को कौन क्या करता? लगनिया तलैया में डूब गई और उसका पानी हमेशा के लिए सड़ांध मारने लगा। उसने देखा वही आदमी था। उसके करीब आ गया था, बिल्कुल करीब। अंधेरा बढ़ गया था। बस स्टैंड पर दूसरा कोई नहीं था। सड़क पर 2-3 लोग थोड़ी दूरी पर खड़े थे। अभी अभी गुजरे ट्रक के पहियों की धूल से बस स्टैंड डूब गया था। वह आगे बढ़ा था। उसके मस्तिष्क से होती हुई भय की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में बिजली सी कौंधी थी। अपने अंत की आसन्न सूचना जैसी लगी थी। उसने अपनी कलाई की तरफ इशारा किया था। क्या बजा है? मेरी घड़ी रुक गई लगती है। कलेजा फाड़कर एक सांस निकली थी। 6 बज चुके हैं। उसके चेहरे पर तनाव था। हो सकता था वह भी आखिरी बस के इंतजार में बैठा था। बुरा होने की संभावना बुरा होने से कम त्रासद नहीं होती। फिर औरत के साथ जो बुरा होता है। लगनिया की फूली हुई नंगी लाश उसकी आंखों में तैर गई थी। जंगल में पक्षियों की आवाज़ें कब की चुपा गई थीं। कस्बे की यह सड़क, पीछे ढाक का जंगल, जंगल की पगडंडी, बस स्टैंड के पास 4-6 दुकानें जो अब बंद थीं, मध्यम सी रोशनी फेंकता लैंप पोस्ट, ठहरी हुई धूल मिट्टी से पटी टूटी हुई सड़क अंधेरे में रहस्यमय लग रही थी। उसके भीतर भी भय का रहस्यमय अंधेरा भर गया था। उसने देखा सड़क के दूसरी तरफ खड़े 4-5 आदमी आपस में बातों में उलझे थे, पर तो भी वे बार बार नज़र उठाकर उसकी तरफ देख लेते, जैसे निश्चित कर रहे थे कि अभी वह वहाँ है। पर वह जाएगी कहाँ और कैसे? क्या वे कोई सांठ-गांठ कर रहे थे? उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। अगर ये उसे पकड़ लें और मनमानी करें तो वह क्या करेगी? चिल्लाए भी तो इस समय उसकी चीख पुकार कौन सुनेगा? वे उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी कर सकते थे। फिर उसकी लाश को पहाड़ी के नीचे फेंक सकते थे। किसी को क्या खबर होगी? चाची को भी पता नहीं चलेगा। उसकी रूह कांप गई थी। रात का अंधेरा सन्नाटा उसकी हड्डियों में कौंध रहा था। उसे लगा था उसे उल्टी आएगी। उसका सिर चकरा रहा था। असहाय होकर वह बस स्टैंड पर टूटते हिलते हुए पत्थर पर टिक गई थी। संभल के, पत्थर टूटा है। वह आगे आया था तो वह उचक कर खड़ी हो गई थी। वह कोने में पड़ी फलों की पेटी खींच लाया था। यहाँ बैठो, बहुत देर से खड़ी हो। यह वही फल वाला था जो पहले बस स्टैंड के कोने में चादर बिछाकर फल रखकर बैठा था। बिना बिके फल उसने वापस पेटी में डाल दिए होंगे। चादर को उसने पेटी पर बिछा दिया था। लो अब बैठो, पर कीलें हो सकती हैं, बचा के। वह क्यों ऐसा कर रहा था?
संदेह का शूल उसके दिमाग में घुसा था, पर वह बैठी रही थी। वह उसी चौकड़ी का था, वापस उन्हीं के पास चला गया था। फिर उसकी तरफ देखकर वे बातें करने लगे थे। उनकी हंसी सुनाई पड़ती थी। बातों की आवाजें तो आ रही थीं, पर शब्द स्पष्ट नहीं थे। वे षड्यंत्र भी रच सकते थे, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे सारी स्थिति पर बहुत गुस्सा आया था। पढ़ी लिखी, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल निरीक्षक, पूरे जिले के स्कूल उसके निरीक्षण में, और वह निश्चिंत होकर इस स्वतंत्र देश में इस कस्बे के बस स्टैंड पर क्यों नहीं खड़ी हो सकती? उसे किससे डर था? उतरती आती रात के अंधेरे का, अंधेरे में घुलते हुए रात के सन्नाटे का, इस ढाक के जंगल से जिसकी पगडंडियों पर जन्म से लेकर बस्ती छोड़ने तक सैकड़ों बार वह आई गई है। नहीं, फिर वह इन अनपढ़ जैसे कस्बे के 4 आदमियों से डर रही थी। पर क्यों? क्योंकि आदमी औरत के लिए कभी भी बिना सींग और पूंछ के 2 पाए से हिंसक चौपाए में बदल जाता है। उसने अपना बैग टटोला था। उसके बैग में एक फल काटने वाला चाकू होता है। दोपहर में खाना खाने की बजाय वह कई बार फल ही खा लेती है। उसने पूरा हाथ अंदर डालकर बैग के कोनों में और चीजें हटा हटा कर चाकू ढूंढा था, पर चाकू नहीं मिला था। उसने एक लंबी सांस खींची थी। मिल भी जाता तो क्या होता? अब जो होना होगा वही होगा। वह कुछ नहीं कर सकती। खंभे से पीठ टिकाकर उसने टांगें थोड़ी आगे को फैलाई थी। बदन को ढीला छोड़ दिया था। मन ही मन उसने गायत्री मंत्र का पाठ किया था। ईश्वर ही उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। बस अपने मान सम्मान के अलावा और उसके पास है भी क्या? उसके पर्स में 300-400 रुपए होंगे। आते हुए 100 का नोट चाची के पोते के हाथ में दे आई थी। घड़ी, सोने की चेन, कान के टॉप्स उसने सब निकाल लिए थे और एक रुमाल में बांध लिए थे। पर्स से किराए के पैसे रखकर बाकी नोट भी रुमाल में ही रख दिए थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, वह इशारा करते ही उसके हाथ में पकड़ा देगी। अपने में अंतर ध्यान हो गई थी। बस प्रभु, मेरी इज्जत बची रहे। बाहर की सारी आवाजें, अंधेरा, सन्नाटा, भय सब कहीं विलीन हो गए थे। वह अपने भीतर की सीढ़ियां उतर गई थी। उठो उठो, जल्दी करो। वह बस रोके खड़ा था। आखिरी बस यही तो है। वह लटपट सी उठकर भागी थी। उसने उसे चढ़ जाने दिया था, फिर लपक कर फुटबोर्ड पर चढ़ गया था। अंदर आकर सामने की सीट पर बैठ गया था। बस में थोड़ी सी सवारियां थीं। पुरानी बस की इतनी खड़खड़ाहट नहीं सुनी? आपने हॉर्न भी नहीं सुना? वह पूछ रहा था। अपनी चाची के पास रुक जाती रात को। अगर यह आखिरी बस ना आती तो? इसी चिंता में वीरू रुका हुआ था। वापस जाना पड़ता तो आपको पहुंचाकर ही जाता। अब मेरी ड्यूटी हुई आपको बेलगांव तक पहुंचाने की। रात को तो वापस आना नहीं होगा। मैडम जी, वहां कोई रात को रुकने के लिए धर्मशाला तो होगी ना? वह अंधेरे में आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही थी। सुन्न पड़ गए दिमाग से सोच रही थी, क्या इसे रात में अपने घर में रुकने को कहे? लेकिन वह उसे नहीं पहचान पा रही थी, जबकि वह उसके बारे में सब ठीक ठीक कह रहा था। उसे इस तरह साथ चलने की क्या जरूरत थी? कहीं कोई साजिश तो नहीं? वह झुंझलाई थी। वह अब भी उसके जवाब के इंतजार में मुंह खोले उसकी तरफ देख रहा था। देखती हूं पहुंचकर वहां, यही गोलमोल सा जवाब ठीक रहेगा। लेकिन उसके भीतर बस के हिचकोलों के साथ जैसे तलैया के तले में जमा हुआ गाद और सड़ांध वाला पानी हिला था, और साथ ही सफेद कमलनी भी डोलने लगी थी। रुके हुए पानी में तो सड़ांध आएगी ही। जब से लगनिया का हादसा हुआ, तलैया को साफ कराया ही नहीं गया। पहले बस्ती की लड़कियां और औरतें वहां जाती भी थीं, नहा धो लेती, धोती कपड़े पखार लेती। कहते हैं इससे पहले तो पानी पीने के लिए भी काम आता था। वह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पर्यावरण विभाग से कहेगी, तलैया के भीतर की गाद गंदगी निकल जाएगी तो सड़ांध भी जाती रहेगी।
बस से उतरकर वह उसके पीछे पीछे आ रहा था। बस स्टॉप से क्वार्टर ज़्यादा दूर भी नहीं। उसने क्वार्टर का गेट खोला था। अंदर आई थी। पर्स से चाबी निकालकर दरवाजे पर लटका ताला खोला था। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जी, गणेशी। ठीक है, तुम रुको यहीं। वह भीतर जाकर अंदर से घूमकर दाईं ओर के दरवाजे से बाहर आई थी। आ जाओ गणेशी भैया, अच्छा बड़ा सरकारी क्वार्टर है। मैं तो अकेली ही रहती हूँ। उसने साथ का कमरा खोल दिया था। आराम से रात को सो, चाहे तो सुबह नाश्ता करके चले जाना। चारपाई पर गोल करके रखा बिस्तर उसने खोल दिया था। भीतर जाकर पानी का लोटा और गिलास लाकर वहां सिरहाने आले में रख दिया था। गणेशी सुकड़ा सा टांगे मोड़कर चारपाई के कोने में बैठा था। उसका मुंह अब भी खुला था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।